नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की सहायक पुस्तिका कृतिका के पाठ जॉर्ज पंचम की नाक का सारांश करेंगे। यह पाठ नई कहानी के प्रसिद्ध रचनाकार कमलेश्वर द्वारा रचित है। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के शीर्षक से ही पता लगता है कि यह सारा पाठ नाक पर ही केंद्रित है। पाठ का प्रारंभ और अंत इसी पर होता है। वास्तव में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की द्योतक होती है। समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी नाक के लिए दिन रात प्रयासरत रहता है। वह कोई काम ऐसा नहीं करता जिससे उसकी नाक कट जाए, अर्थात समाज में उसे स्वयं को नीचा महसूस करना पड़े। व्यक्ति की भांति सरकार भी अपनी नाक बचाए रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। जब देश में कोई विदेशी अतिथि आता है तो सरकार इसी कोशिश में रहती है कि सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली टूटी फूटी सड़कें उसके सामने जगमगाती दिखाई दें, तभी सरकार की नाक ऊंची रह सकती है। इस पाठ में लेखक ने जॉर्ज पंचम की लाट की नाक गायब होने पर सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को उनकी गुलाम मानसिकता बताकर उन पर व्यंग किया है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थीं। सारे देश की अखबार इसी शाही दौरे की खबरों से भरे हुए थे। लंदन से उड़ने वाली हर खबर यहाँ सुर्खियों में दिखाई देती थी। इस दौरे के लिए छोटी से छोटी बात पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी। वहाँ का दर्जी इस बात से परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर महारानी कब क्या पहनेंगी। उनके सेक्रेटरी, जासूस और फोटोग्राफर सब भागदौड़ में लगे हुए थे। रानी ने 400 पौंड खर्च कर हल्के नीले रंग का रेशमी सूट बनवाया था, जिसकी खबर भी अखबारों में छपी हुई थी। रानी की जन्मपत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकरों, उनके बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों और कुत्तों की तस्वीरें भी छापी गई थीं। दिल्ली में शाही सवारी के आगमन से धूम मची हुई थी। वहाँ की सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें भी साफ हो गईं। इमारतों को सजाया गया, संवारा गया, पर एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं थी। कई राजनीतिक पार्टियों ने इस मूर्ति को लेकर आंदोलन किए थे। कई प्रस्ताव पास हुए थे, अनेक भाषण दिए गए और गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दो या हटा दो। कुछ लोग इसके पक्ष में थे तो कुछ इसके विपक्ष में थे। सरकार ने जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए थे, पर हादसा हो गया। इंडिया गेट के सामने वाले जॉर्ज पंचम की लाट की नाक अचानक ही गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, पुलिस गश्त लगाती रही, पर लाट की नाक चली गई। अब महारानी देश में आ रही थी और लाट की नाक ना हो तो परेशानी होनी ही थी। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में उपस्थित सभी इस बात से सहमत थे कि लाट की नाक तो होनी ही चाहिए। यदि वह नाक ना लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी, अर्थात इसमें हमारे देश का ही अपमान होगा। उच्च स्तर पर सलाह मशवरे हुए और तय किया गया कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, पर उसे पता होना चाहिए कि वह मूर्ति कहाँ बनी थी, कब बनी थी और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। पुरातत्व विभाग से जानकारी मांगी गई, पर वहाँ से इस बारे में कुछ पता नहीं चला। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वह देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढ कर लाएगा जैसा कि इस मूर्ति में लगा हुआ है। उसे आज्ञा मिल गई तो वह हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया, पर कुछ ही दिनों बाद वह खाली हाथ वापस लौट आया,
क्योंकि उसे वैसा पत्थर नहीं मिला। उसने कह दिया कि यह पत्थर तो विदेशी है। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश में नेताओं की अनेक मूर्तियां लगी हैं, यदि उनमें से किसी एक की नाक लाट की मूर्ति पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगा। सभापति ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की सहमति से उसे ऐसा करने की आज्ञा दे दी, पर साथ ही उन्हें सावधान रहने की बात भी समझा दी कि किसी भी तरह से यह खबर अखबार वालों तक ना पहुंचे। मूर्तिकार ने फिर देश भर का दौरा किया। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। उसने दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, गांधी जी, सरदार पटेल, महादेव देसाई, गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय, चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि सबकी मूर्तियों को भली भांति देखा, परखा। सभी की नाप ली, पर सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। किसी भी नेता, यहाँ तक कि बच्चे की नाक भी मूर्ति की नाक से बड़ी होना यही सिद्ध करता था कि देशभक्तों की प्रतिष्ठा व मान सम्मान विदेशी शासकों से बहुत ऊंचा है। जॉर्ज पंचम का मान सम्मान भारतीयों के मान सम्मान के आगे कहीं नहीं ठहरता। उनकी प्रतिष्ठा जॉर्ज पंचम से बहुत बड़ी है। इस बात से सभी में खलबली मच गई। अगर जॉर्ज की नाक नहीं लगी तो रानी के स्वागत का कोई मतलब ही नहीं था। मूर्तिकार ने फिर सुझाव दिया, और इस बार उसने जो सुझाव दिया, उसने कहा ये किसका पता किसी को नहीं लगना चाहिए। देश की 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। यह सुनकर सभापति परेशान हो गए, पर मूर्तिकार को इसकी इजाज़त दे दी गई। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लॉट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर वहाँ पर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती कर दी गई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ कर दिया गया। उसकी रकाब निकाल दी गई और उसमें ताज़ा पानी डाल दिया गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जा रही है वो सूख ना जाए। फिर वह दिन भी आ गया जब अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उल्लास और उत्साह की खबर नहीं छपी, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा। ऐसा लगता था कि जैसे जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाने से सारे देशवासियों की नाक कट गई थी। जिन विदेशियों ने हमारे देश को इतने लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखा था, उनकी नाक के लिए हम अपनी नाक कटवाने की बातें कर रहे थे। हमने उनकी नाक बचाने के लिए अपनी नाक क्यों कटवाई? क्यों हम अपनी नाक कटवाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं? इस पाठ के द्वारा लेखक ने बताया कि कैसे आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हम अभी भी अपनी मानसिक गुलामी के भाव से मुक्त नहीं हुए हैं। स्वतंत्र भारत में जॉर्ज पंचम की नाक पर भारतीयों के स्वाभिमान की बलि चढ़ाना शर्म की बात थी। लेखक व्यंग करते हुए यही कहता है कि विदेशी शासक का शासन हमारे देश पर था, परंतु हमारी आत्मा पर नहीं। इसलिए मूर्ति पर नाक लगने के बाद देश का माहौल गमगीन हो गया था। अखबारों ने खबर न छापकर अपना दुख और गुस्सा प्रकट किया था। इसी तरह से हमारे चैनल ज्ञानमाला से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।